तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स है वो है डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में डिफेक्ट, वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दो मेटल प्लेट्स को हम ज्वाइंट करते हैं, है ना, बाय यूजिंग द फिलर मेटल और विदाउट फिलर मेटल, है ना। या तो मेटल को कहीं फ्यूजन से हम लोग वेल्ड कर देते हैं या कोई फिलर मेटल का को फ्यूज करवा के दोनों प्लेट की ज्वाइंट करते हैं। लेकिन इस ज्वाइनिंग प्रोसेस के समय जो है कुछ असावधानी से भी डिफेक्ट आती है और कुछ हमारा एक्सटर्नल इफेक्ट भी होता है, जिस कारण से वेल्डिंग जो होता है वो कुछ डिफेक्ट हो जाता है, मतलब उसमें कुछ दोष हो जाती है, अच्छा वेल्डिंग नहीं बन पाता है। तो आखिर वेल्डिंग में कौन कौन सा डिफेक्ट आती है और वो किस किस कारण से आता है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसी चीज का डिस्कस हम आज के क्लास में करेंगे। जैसे कि पहला जो हमारा डिफेक्ट है वेल्डिंग का वो है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी जो डिफेक्ट है ये जैसे कि हमारा दो प्लेट है जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर हम वेल्ड कर दिए हैं इन दोनों को, यहाँ पर एक वेल्ड बीट बना दिए हैं। और तो अब ये है कि अब ये पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या है? तो पोरोसिटी है कि इंट्रैपमेंट ऑफ गैस बबल। मतलब हो गया कि कोई भी हमारा वेल्ड बीड है, अगर ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वेल्ड बीड है, तो इसमें गैस बबल का रह जाना, है ना, या फिर गैस जो है निकलते वक्त जो इसको क्या बना देता है, पोरस बना देता है। ठीक है। तो कोई भी गैस अगर इंट्रैप कर जाती है वेल्ड बीड के अंदर में तो वो एक बबल्स के रूप में, होल के रूप में वो अंदर में ही रह जाती है। इस तरह का अगर डिफेक्ट होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी किस किस कारण से होता है? तो पोरोसिटी का कारण है कि जो हमारा मेटल प्लेट है उसको हम लोग ठीक से क्लीन नहीं किए, उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज रह गया था, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर हॉट हॉट मोल्टेन मेटल को इसमें पोर किए तो वो जो है जो इसमें इम्प्यूरिटीज है वो उसके साथ रिएक्शन करके और उसमें गैस को फॉर्म कर दिया और वो गैस निकल नहीं पाया, वो उसके अंदर बबल्स के रूप में रह गया। तो ये भी एक कारण है कि केमिकल रिएक्शन जो कंटामिनेंट के साथ है उसके कारण, है ना। इसके बाद या फिर हमारा कोई मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक गैसेज जो वेल्डिंग के दौरान इसमें इंट्रैप कर गया हो और वो बाद में निकलना चाहा, लेकिन तब तक अगर मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है सरफेस पर तो फिर वो निकल नहीं पाता है। तो भी वो गैस बबल के रूप में वो वेल्डिंग एरिया के अंदर ही रह जाती है। तो इस तरह से वेल्डिंग जो हो जाती है वो डिफेक्टेड हो जाता है ना। और ये जो डिफेक्ट हुआ वो कहलाता है पोरोसिटी, है ना। इस पोरोसिटी को हम कम कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पर पहला चीज है कि सिलेक्शन ऑफ गुड फिलर मटेरियल, है ना। जो फिलर मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग देख के यूज करेंगे कि ये मेटल जो है कंटामिनेंट के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं दे रहा है, या फिर ये किसी तरह का उस पर जो कोटिंग किया हुआ है फिलर मेटल के ऊपर वो कोटिंग गैस जो है वो कोई किसी तरह का गैस का तो फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो फिलर मेटल की सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर वेल्ड एरिया है, जिस प्लेट को हमें वेल्ड करना है, खास करके उसके इंड पॉइंट पर हम जितने भी ऑक्साइड लेयर सब या कोई भी कॉन्टामिनेंट सब पहले से अगर वहां जमा है तो उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, है ना। इसके बाद है कि इसको हम लोग बाय रिड्यूसिंग वेल्डिंग स्पीड, है ना। वेल्डिंग स्पीड को भी हम थोड़ा सा कम करेंगे, मतलब ज्यादा फास्ट वेल्डिंग नहीं करेंगे, धीरे धीरे वेल्डिंग करेंगे। तो क्या होगा कि जो वेल्ड बीड है ये ज्यादा देर तक हॉट स्टेट में होगा। तो हॉट स्टेट में होगा अगर टॉप सरफेस का मेटल एज ए लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ पर गैस फॉर्म भी होगा तो वो निकल जाएगा आसानी से। ये तब नहीं निकल पाएगा जब हमारा जो इसका सरफेस है, बाहरी का सरफेस, आउटर मोस्ट सरफेस, वो सॉलिडिफाई हो जाए। जब सॉलिडिफाई हो गया तब जो गैस अंदर है तो वो अंदर ही रह गया। तो इस तरह से गैस का वेल्ड बीड में इंट्रैपमेंट ही क्या कहलाता है, पोरोसिटी कहलाता है।
दूसरा डिफेक्ट है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन कैसे होता है कि जनरली जो हम लोग जैसे फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड जो अगर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग ये जो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है ना, जिसमें हम लोग को कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ रहता है ना, और ये फ्लक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है किससे, मेटल प्लेट से या इलेक्ट्रोड से या फिलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से लोअर होता है। तो जैसे ही यहाँ पर आर्क जनरेट करता है तो पहले ये फ्लक्स जो है वो पिघल के हमारा वेल्ड बीड में आता है। तो अब ये फ्लक्स जो है मान लेते हैं कि ये अगर वेल्ड बीड है, ये वेल्ड बीड है, तो इसमें अगर फ्लक्स आ गया है ना, हालांकि फ्लक्स की डेंसिटी लोअर होती है, वो पहले फ्लक्स आकर के यहाँ पर भर जाता है, फिर उसके बाद मोल्टेन मेटल जब इसमें ड्रॉप होकर के आती है तो मोल्टेन मेटल का हायर डेंसिटी के कारण ये मोल्टेन मेटल जो है नीचे बॉटम पार्ट में वो बैठ जाता है, जबकि ये स्लैग जो है वो लोअर डेंसिटी के कारण ये ऊपर तैरते हुए आने लगता है। लेकिन अगर मतलब ये ऐसा कंडीशन हो जाए कि मेटल जैसे ही ये वेल्ड बीड में आया, अभी वो पूरा बॉटम पोर्शन को गेन भी नहीं किया और वो सॉलिडिफाई हो गया, तो मान लेते हैं कि जो स्लैग नीचे में था वो ऊपर अभी आ ही रहा था कि इसका टॉप सरफेस जो है तो सॉलिडिफाई हो गया, तो फिर क्या होगा कि ये स्लैग जो है अंदर में ही रह जाएगा। ठीक है, इसको हम स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। या फिर हमारा मान लीजिए वेल्ड हो भी गया, ये स्लैग टॉप सरफेस पर भी आकर के इसको अगर हम लोग नहीं हटाए यहाँ से, तो यहाँ पर भी ये स्लैग का क्या हो गया, इंक्लूजन हो गया। तो स्लैग इंक्लूजन का मेन कारण है कि जो कोटेड किया हुआ रहता है, या फिर ऑक्साइड हो गया, जो फ्लक्स हम लोग कोटेड किए हुए हैं वो हो गया, है ना, या फिर जो इलेक्ट्रोड कोटिंग कोटेड रहता है तो उसके कारण भी स्लैग इंक्लूजन होता है। या फिर जैसे समर डार्क वेल्डिंग में हम लोग पहले ही जो गैप है वेल्ड गैप उसके बीच में पहले ही फ्लक्स को भर देते हैं, तब मोल्टेन मेटल को उसी फ्लक्स के अंदर फिलर मेटल को डाल के पिघलाते हैं, तो वहां भी हो सकता है स्लैग अगर पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया तो वो भी एक स्लैग इंक्लूजन हो गया, है ना। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं स्लैग इंक्लूजन को, तो इसको अवॉइड करने का तरीका है कि वेल्ड बीड को पहले तो क्लीन कर दें। अगर कोई टॉप सरफेस पर स्लैग आ चुका है तो इसको अच्छी तरह से पहले हम यहाँ से क्या कर दें, हटा दें, यह है ना। और यहाँ पर कोई स्लैग के बदले हम यहाँ पर कोई सील्डेड गैस अगर यूज करें तो भी स्लैग इंक्लूजन से हम बच सकते हैं। या फिर हम ऐसा मतलब जो टेम्परेचर है वेल्ड बीड का वो हायर रखेंगे, ताकि जो स्लैग जो है उसको ऊपर आने में, टॉप सरफेस पर आने में उसको समय मिले, है ना। तो ये है दूसरा डिफेक्ट स्लैग इंक्लूजन। तीसरा हो गया इनकम्प्लीट फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम दो प्लेट को अगर हम लोग वेल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर वेल्डिंग का जो स्पीड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर आर्क मान लेते हैं कि जनरेट हो रहा है, अगर हम इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को काफी तेजी से अगर आगे बढ़ा दें तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको समय नहीं मिला मतलब फ्यूज होने के लिए, है ना, तो ये इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाएगा। या फिर आर्क जैसे थोड़ा देर यहाँ पर ठहरेगा तब तो ये मेटल को पिघलाएगा, अगर आर्क तेजी से भाग गया तो यहाँ बिना मेटल पिघलाए हुए ही ये चला गया, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ। ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो वेल्ड बीड है यहाँ पर हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं, लेकिन ये मोल्टेन मेटल के पास इतनी सफिशियंट टेम्परेचर नहीं है कि ये जो प्लेट का जो एज है इसको ये पिघला सके। तो फिर ये क्या होगा कि जब तक ये प्लेट का भी एज नहीं पिघलेगा, ये वेल्ड मेटल और जो बेस मेटल का दोनों एक दूसरे में फ्यूज नहीं कर पाएगा, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर इनकम्प्लीट फ्यूजन का जैसा प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए वेल्ड वेल्ड बीड का टेम्परेचर एक सफिशियंट होना चाहिए, ताकि जो जिस प्लेट के सरफेस पर ये गिरे तो उस सरफेस के जो इंड पॉइंट है या इंड सरफेस है उसको वो भी
पिघला दे, इसी के हीट से वो भी पिघल जाए और ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज कर जाए, तो फिर कंप्लीट फ्यूजन हुआ। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो फिर ये कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्यूजन, या है ना। तो इसका कारण क्या हो गया, एक तो वेल्डिंग टॉर्च का स्पीड में भगा देना, फास्टली भगा देना, या फिर आर्क के पास उतनी सफिशियंट हीट नहीं है कि ये मेटल को पिघला सके, तो भी इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाएगा, है ना। उसके बाद है इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन। अब इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन भी, पेनेट्रेशन कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो वेल्डेड प्लेट है और यहाँ पर इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा पेनेट्रेट मतलब डीपर पार्ट तक ये नहीं आ पाया, ठीक है, ये इनकम्प्लीट रह गया, पूरा डीपर नहीं आ पाया। तो इसका भी मेन कारण क्या है कि जब मतलब डेप्थ ऑफ जो वेल्डेड ज्वाइंट है ये इनसफिशियंट हो, पूरा तरह से ये वेल्ड डीपर पार्ट तक नहीं कर पाया, तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, ये इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन हो गया, ठीक है। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो वेल्डिंग स्पीड को हम रिड्यूस करेंगे। पहला चीज क्या है कि वेल्डिंग स्पीड को कम करेंगे। तो वेल्डिंग स्पीड को अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कम करते हैं तो आर्क ज्यादा समय के लिए एक पॉइंट पर रहेगा, तो उसको समय मिलेगा कि वो ज्यादा डीप तक वो मेटल को क्या कर पाए, ट्रांसफर कर पाए। तो वेल्डिंग स्पीड को हम कम कर सकते हैं। इसके बाद है कि हम हीट इनपुट, जो आर्क आर्क या फिर रेजिस्टेंस या जो भी टाइप का वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो हीट का मान है उसको हम क्या कर दें, बढ़ा दें। तो हीट का मान ज्यादा बढ़ेगा तो मेटल जो है वो ज्यादा लिक्विफाइड होगा और उसकी फ्लूडिडिटी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा डीप तक वो पेनेट्रेट कर जाएगा, है ना। और फिर या फिर हम लोग अगर आर्क वेल्डिंग में मान लेते हैं कि सफिशियंट टेम्परेचर डेवलप नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग कोई और दूसरा मेथड जो है रेडिएशन वेल्डिंग यूज करेंगे, जिसमें हायर टेम्परेचर जनरेट हो। किसी न किसी तरीका से हमें हीट सोर्स को बढ़ाना होगा, वेल्डिंग स्पीड को रिड्यूस करना होगा, तब जाके पेनेट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा, यानी इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन को हम दूर कर सकते हैं। इनकम्प्लीट फ्यूजन में भी वही बात हुआ कि ज्यादा हीट सोर्स रहेगा तो मेटल हमारा के पास क्षमता होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बेस प्लेट के सरफेस को पिघला करके फ्यूज कर लेगा, है ना। और मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट सरफेस के ऊपर भी वेल्ड कर रहे हैं तो ये वेल्डेड मेटल जो है बीड है के पास सफिशियंट टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ये भी एक दूसरे से फ्यूज कर जाए। चौथा है अंडर कटिंग, ठीक है। तो अंडर कटिंग में क्या होता है कि जैसे ये हमारा बेस प्लेट है ना, और इसको हम क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि मतलब जैसे यहाँ पर वेल्ड हुआ, लेकिन कहीं पर क्या हो गया कि पूरा वेल्ड नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पर ये पार्ट जो है ये हमारा क्या हो गया, अंडर कट हो गया, कि मतलब यहाँ पर थोड़ा सा और होना चाहिए था, लेकिन ये पूरी तरह से ये क्या मतलब यहाँ पर एक तरह का नॉच का फॉर्मेशन कर दिया है ना, ये वेल्ड बीड जो है एज ए नॉच का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरह का अगर डिफेक्ट आता है वेल्डेड में, तो ये जब हम इस ज्वाइंट का यूज किसी डायनामिक लोड के लिए करेंगे तो ये सब जो अंडर कट होता है ये सब स्ट्रेस कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। मतलब हो गया कि ऐसे डिफेक्टिव वेल्डिंग के कारण ये जब पार्ट हमारा अंडर डायनामिक लोड होगा तो इसकी अपनी जो फेल्योर पॉइंट होगा उससे वो लोअर वैल्यू पे ही ये टूट जाएगा। यहाँ पर क्या कर जाएगा, एक स्ट्रेस का राइज कर जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेस राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वेल्डिंग का कुछ पार्ट क्या हो गया, कुछ दूर तक ठीक हुआ, लेकिन कुछ पार्ट तक। देखिए एक गुड वेल्डिंग क्या है, तो गुड वेल्डिंग ये है कि ये हमारा जैसे प्लेट है ना, और ये भी हमारा मान लेते हैं कि ये प्लेट है, तो ये एकदम यहाँ से रेनफोर्समेंट और पेनेट्रेशन ये दोनों ही एकदम अच्छा से हो जाए, ठीक है। ये हमारा एक क्या हो गया, गुड वेल्डिंग हुआ, गुड वेल्डिंग अच्छा से हो गया, पूरी तरह से फ्यूजन भी हुआ, ये डिपोजिशन भी मेटल का सही से हुआ, तो ये गुड वेल्डिंग हुआ। इसी में ये थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कट जैसा रह गया, नॉच जैसा, तो अंडर कट कहते हैं। अंडर फीलिंग हो गया,
कि जैसे यहाँ पर हम लोग अब मेटल प्लेट को वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये जितना हमारा वेल्ड गैप है ये पूरा गैप न भर करके ये इसमें कुछ कुछ भाग जो है तो खाली रह गया है ना। मतलब ये यहाँ तक तो भरा, लेकिन भरना चाहिए था इसको यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये भाग जो है ये उसका खाली रह गया। मतलब सफिशियंट अमाउंट में जो वेल्ड बिड को जमा होना चाहिए था उतनी अमाउंट में वो जमा नहीं हो पाया। तो इसी तरह को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट को अंडर फीलिंग। मतलब हो गया कि जितना उसमें फील होना चाहिए था मोल्टेन मेटल उतना वो फील नहीं कर पाया। तो इसको भी हम लोग बाय रिड्यूसिंग वेल्डिंग स्पीड को कम करके और मतलब एक टाइम देंगे देखे ऑब्जर्वेशन से भी कि हाँ हमारा गैप लगे कि अब ये गैप पूरी तरह से मेटल से भर चुका है, तब जाकर के ये अंडर फीलिंग क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या है कि जो भी हमारा प्लेट वेल्ड हो रहा है ना, वो उसका जहां तक हम वेल्ड गैप बनाए हैं, जैसे यहाँ तक अगर ये वेल्ड होगा तो ये अच्छा वेल्डिंग होगा, लेकिन ये ओवरलैप कर गया कि वेल्ड मेटल जो है अपना गैप को छोड़ करके हमारा फ्रेश मेटल के ऊपर भी आकर के यहाँ पर जमा हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा बेस प्लेट के ऊपर भी ये वेल्ड मेटल का डिपोजिशन हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग, यानी कि एक्सेस मेटल का बेस प्लेट के ऊपर जमा हो जाना ही क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग कहलाता है। तो ये कैसे होता है, तो जब हम इलेक्ट्रोड को बहुत ज्यादा देर तक एक ही पॉइंट पे अगर रख देते हैं तो वहां मेटल का डिपोजिशन एक कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा डिपोजिट हो गया, तो फिर ये ओवरलैपिंग जैसा डिफेक्ट देगा। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोड को लगातार एक यूनिफॉर्म स्पीड से हम क्या करते रहे, मूव करवाते रहे, ताकि किसी एक पॉइंट पर वो ज्यादा देर तक न रुके, और साथ ही उस इलेक्ट्रोड को एक जो वेल्डिंग पोजीशन है, मतलब जो एंगल है वो सही एंगल पर उसको रखेंगे तो भी हमारा वेल्ड डिपोजिशन नहीं होगा, तो फिर ओवरलैपिंग जैसी घटना नहीं होगी। ठीक है, सातवां है जो डिफेक्ट है वो है क्रैक। अब देखिए ये क्रैक जो होता है, क्रैक का कारण क्या क्या है, तो क्रैक का कारण है पहला तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, ठीक है, ये भी एक क्या है। उसके बाद जो है थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर जो है जब हम लोग वेल्ड करने जाते हैं तो मेटल के बीच में हम लोग हीट की सप्लाई करते हैं, और हीट सप्लाई करते हैं तो वहां पर हीटिंग एंड कूलिंग जैसा इफेक्ट आता है। तो हीटिंग कूलिंग इफेक्ट में ही हमारा थर्मल स्ट्रेस भी डेवलप करता है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट वही हो गया कि एक ज्यादा वैल्यू तक हीट करना और ज्यादा वैल्यू तक उसको कूल करना, है ना। तो ये दोनों ही कारण से हमारा क्रैक आता है। क्रैक का एक और कारण है हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट, इम्ब्रिटलमेंट, जैसा कि हम इसके बारे में बताए थे कि अगर जैसे कि मॉइस्चर जैसा कुछ अगर रह जाता है वेल्ड बिड में, तो ये जब हाई टेम्परेचर पर मोल्टेन मेटल पहुंचती है तो ये मॉइस्चर जो है H2O ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन जहां पर ऑक्सीडाइज कर जाता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये वेल्ड बिड में क्या करता है कि वो मतलब वेल्ड बिड से बाहर आना चाहता है। जैसे कि ये हमारा वेल्ड बिड है, इसमें अगर हाइड्रोजन जैसा गैस है तो ये ऐसे बाहर आना चाहेगा वेल्ड बिड से, तो बाहर जो आना चाहेगा तो यहाँ पर जो जिस रास्ता से ये गैस गुजरेगा उस रास्ता की में वो क्रैकिंग करते हुए, मतलब हो गया कि वहां का मेटल को हटाते हुए वो जाएगा। उसी बीच में अगर मेटल सॉलिडिफाई हो गया तो वो गैस तो निकल गया, लेकिन वहां पर एक क्रैक जैसा फॉर्मेशन कर दिया। तो हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट से भी क्या होती है, मतलब क्रैक जैसा डिफेक्ट आता है। उसके बाद है कि वेल्ड मेटल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, जैसे कि है कि हम यहाँ पर कोई भी हम लोग वेल्ड करते हैं, यहाँ पर हम लोग वेल्ड करते हैं तो यहाँ पर जब हीट होता है, तो हीट होता है तो ये हम लोग जानते हैं कोई भी मेटल को अगर हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। लेकिन जब ये ठंडा होगा
तो फिर ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब तो ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेट दोनों तरफ से क्या है, फिक्स किया हुआ है, तो जिस समय ये एक्सपेंड किया उस समय ये एक्सपेंशन में आ गया, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अगर ये फ्रीली नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पाया तो थर्मल स्ट्रेस भी रह जाता है, उसी कारण थर्मल स्ट्रेस डेवलप करता है वेल्ड के अंदर, और फिर वहां पर वो क्रैक जैसा फॉर्मेशन करता है, यानी कि सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण भी क्रैकिंग होती है। तो ये भी क्या है, एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो पहला बात है कि हम लोग ज्वाइंट का डिजाइन को चेंज करें, एक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डिजाइन का चूज करें, पैरामीटर को चूज करें और उसी का वेल्डिंग प्रोसेस को चूज करें। उसके बाद है कि हम वेल्डिंग करने से पहले इस मेटल को हम प्री हीट कर दें, ताकि ये मेटल के पास भी एक सफिशिएंट टेम्परेचर हो जाए और जो एक्सपेंड करना होगा वो पहले ही कर लेगा। और अगर ये ज्यादा थोड़ा सा मतलब प्री हीट कर देने से उसमें एक्सपेंशन आ जाता है, और जब हम मोल्टेन मेटल डालते हैं तब वो उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता है और ये कॉन्ट्रैक्शन जैसा भी समस्या उतनी नहीं होती है ना। तो प्री हीटिंग से भी हम क्रैक को दूर कर सकते हैं, है ना। और हम लोग अवॉइड करेंगे रैपिड कूलिंग से, कि वेल्डिंग मेटल जो है, जो वेल्ड बीड है, वो बहुत तेजी से कूल ना करे, वो धीरे धीरे कूल करे। तो जितना धीरे धीरे कूल होगा उतना ही उसका जो थर्मल स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा, और थर्मल स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो क्रैक जैसी संभावना कम होगी। तो इस तरह से हम लोग प्री हीटिंग करके, है ना, रैपिड कूलिंग से बचा करके, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स, है ना, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जॉइंट डिजाइन, ये सब सारा सिलेक्ट करके हम लोग क्रैक जैसे डिफेक्ट से बच सकते हैं। अगला जैसा है कि लैमलर टीयर। तो लैमलर टीयर ये भी एक तरह का क्या है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, और ये एक सीरियस वेल्डिंग डिफेक्ट है। खास करके उसके लिए जो रोलिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग रोलिंग के थ्रू होता है। अब जैसे है कि यहाँ पर अगर हम लोग दो प्लेट को अगर हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो लैमलर टीयर जो होता है वो थ्रू थिकनेस, जैसे यहाँ पर इस तरह का क्रैक बन जाता है वेल्ड पोजीशन के अंदर जो है, जहाँ पर वेल्ड, जैसे कि यहाँ पर इसको हम लोग फिलेट वेल्ड से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये इसमें टीयर आता है। तो ये स्टेप लाइक जो क्रैक, ये जो स्टेप लाइक क्रैक जो बेस मेटल के अंदर आता है, और ये पैरेलल टू द प्लेट सरफेस के पैरेलल, है ना। और जहां पर वेल्ड का फ्यूजन बाउंड्री है, जो ये प्लेट और ये प्लेट का जो फ्यूजन बाउंड्री है यहाँ पर है, इसी के आसपास जो है ये क्रैक जैसा फॉर्म होता है, स्टेप लाइक क्रैक, इसी को हम लोग कहते हैं लैमलर टीयर। ठीक है, तो इसका अब कारण क्या है, तो इसका कारण है कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो थ्रू थिकनेस, जैसे अगर ये दोनों प्लेट जो है बाय रोलिंग से तैयार किया गया है, तो रोलिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है जिसमें रोलर की मदद से उसको फॉर्मेशन किया जाता है ना। तो उसके अंदर पहले से ही स्ट्रेस होता है, और जब हम लोग वेल्ड करते हैं तो उसके अंदर का स्ट्रेस और इंक्रीज करता है, और हायर स्ट्रेस के इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर लैमलर टीयर फॉर्म हो जाता है। लैमलर टीयर का फॉर्म होने का दूसरा कारण है इम्प्यूरिटीज, यानी कि बेस मेटल अगर जो हमारा इम्प्यूरिटीज, अगर जो बेस मेटल जो है वो पूरा प्योर मेटल नहीं है, यानी कि उसमें इम्प्यूरिटी मौजूद है, तो ये इम्प्यूरिटी क्या करता है कि जिस वक्त इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा तो ये इम्प्यूरिटी जो है वो, और जो मेटल प्लेट का जो स्ट्रेंथ है, ये दोनों का एक नहीं रह पाता है ना। तो वहां पर भी इम्प्यूरिटी होने की वजह से भी जो टीयर्स है क्रैकिंग जैसा फॉर्मेशन होता है, जब उसका श्रिंकेज, जैसे कोई वेल्ड हुआ और वेल्ड के बाद ये सॉलिडिफाई होगा, तो सॉलिडिफाई होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगी कि कॉन्ट्रैक्शन करना चाहेगा, लेकिन इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप है और ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा,
तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर एक टीयर जैसा फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमलर टीयर कहते हैं। तो लैमलर टीयर फॉर्मेशन का मेन कारण क्या हो गया कि एक तो रोलिंग इफेक्ट जो पहले से ही है, और दूसरा चीज उसके अंदर स्ट्रेस का डेवलप कर जाना जो श्रिंकेज के ड्यूरेशन में होता है, और तीसरा चीज है कि इसमें इम्प्यूरिटीज का रह जाना, जो इम्प्यूरिटीज वेल्ड होते वक्त जो है ये क्रैकिंग का फॉर्म कर देता है, और ये हमेशा प्लेट सरफेस के पैरेलली क्रैक फॉर्म होता है और वेल्ड जोन पे बनता है। जैसे अगर हमारा वेल्डिंग इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग वेल्ड कर रहे हैं दोनों का, ये वेल्डिंग हुआ, तो यहाँ पर जो है सो यहाँ पर इस तरह से क्रैकिंग बन जाता है। ये भी क्या है, एक लैमलर टियर है। तो ये सब है डिफरेंट हम लोग वेल्डिंग इफेक्ट देख लिए। पोरोसिटी जो कि एक तरह का गैस होल का रह जाना, स्लैग इंक्लूजन जो कि फ्लक्स या फिर ऑक्साइड, ये सब जो वेल्ड बिड के ऊपर या अंडर में डिपॉजिट रह जाती है, वो हमारा स्लैग इंक्लूजन हो गया। इनकम्प्लीट फ्यूजन या पेनेट्रेशन, जिसमें कि सफिशियंट हीट मौजूद नहीं होने कारण हमारा बेस प्लेट या फिर वेल्ड बिड एक दूसरे में फ्यूज नहीं कर पाता है, या फिर हमारा फिलर मेटल जो है वो बेस प्लेट के साथ फ्यूज नहीं कर पाता है। और पेनेट्रेशन हो गया कि इनसफिशियंट हीट के कारण वो अपना डीपर वैल्यू तक, मतलब वो पूरा थिकनेस तक वो पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, उसे पूरा थिकनेस तक वेल्ड करने से पहले ही वो ठंडा हो जाता है, तो वो इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन हो गया। अंडर कटिंग मतलब हो गया कि पूरा वेल्ड बिड का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक नॉच जैसा फॉर्म कर देता है ना, अंडर कट रह जाता है पूरा, तो वो हमारा अंडर कटिंग हो गया। अंडर फीलिंग हो गया कि इसमें पूरा का पूरा वेल्ड गैप नहीं भर पाया, यानी उसमें वेल्ड बिड की अमाउंट जो है वो जितना होना चाहिए था उससे कम ही अगर उसमें गया, तो वो अंडर फीलिंग हो गया। ओवरलैपिंग हो गया कि जितना वेल्ड बिड में मेटल जाना चाहिए था उससे एक्सेस मेटल चला गया, तो ओवरलैपिंग वो क्या हो जाएगा, मेटल प्लेट के टॉप सरफेस पर जाकर के वो कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। या फिर मान लेते हैं वेल्ड करते वक्त जो है वेल्ड मेटल इधर उधर छिटक गया, तो भी वो बेस प्लेट के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो भी डिफेक्ट ओवरलैपिंग कहलाएगा। क्रैक जो है ये बेसिकली थर्मल स्ट्रेस, टेम्परेचर ग्रेडियंट, हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट, इन सब के कारण जो वेल्ड बीड है उसमें क्रैकिंग जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्रैकिंग जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो भी क्या है, एक डिफेक्ट है। लैमलर टियर हो गया कि ये टेंसाइल स्ट्रेस जो मतलब रोलिंग के दौरान डेवलप होता है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में, उसी प्लेट को जब वेल्डिंग किया जाता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, श्रिंकेज होता है, और वो लैमलर टियर जो है वो हमारा जहां पर वेल्ड होता है, वेल्ड जंक्शन उसी के नीचे या उसी के पास जो है सरफेस प्लेट के अलोंग वो क्रैक डेवलप कर जाती है, जिसको हम लोग लैमलर टियर कहते हैं। तो ये सारा क्या था, डिफेक्ट इन वेल्डिंग, वेल्डिंग का डिफेक्ट था। आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए।